नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रयास क्लासिक में। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आपके समक्ष लेके आया हूँ यूपी ट्रिपल एस सी यानी कि यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी का प्रैक्टिस सेट जो 2025 में प्रस्तावित हुई है आपकी यूपी ट्रिपल एस सी पेट की परीक्षाएं, जिसकी जो डेट आ चुकी है 6 और 7 सितंबर को ये आपकी परीक्षा है। ठीक है, उसको देखते हुए मैं आपके समक्ष प्रत्येक दिन लगभग एक एक प्रैक्टिस सेट जो कि आपका ओरिजिनल पेपर से संबंधित है, जिसमें आपके लगभग आपको 100 क्वेश्चंस इसमें देखने को मिलेंगे। और सेम पैटर्न आपका जो पेट में आता है वही पैटर्न आपको इस मॉडल में देखने को मिलेगा। और इस मॉडल के साथ साथ मैं बता दूं, यदि यह 31 मॉडल यानी डेली मॉडल लेकर आऊँगा लास्ट दिन में, और यह यदि 30 से 31 या 40 मॉडल किसी ने कर लिए तो मैं गारंटी से लेता हूं कि उसके लगभग 70 नंबर या 70 प्लस एकदम सही हो जाएंगे, क्योंकि इसमें करंट अफेयर अभी आपकी जो आई है वो न्यू है। ठीक है, देखिएगा ये आपका मॉडल प्रैक्टिस सेट 1 है। इसमें आपको स्टार्टिंग में मैंने बता दिया कि 5-5 क्वेश्चन आपके इतिहास के, रीजनिंग के, है ना, ऐसे ही साइंस के। उसके बाद सारा पोर्शन मैंने आपको जो सिलेबस है वो मैंने आपको एक वीडियो में बता दिया है, उसका लिंक मैंने इसके डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ठीक है, और आपके कुछ डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। ठीक है, इसमें आपके लगभग 100 क्वेश्चन हैं। बढ़ते हैं आपको वीडियो की ओर। देखिएगा पहला क्वेश्चन इसमें आपका दिया है भारतीय इतिहास, जिसमें निम्नलिखित में से किस युग को डायनासोर युग का युग माना जाता है। पहला है आपका सेनेजोइक युग, सेकंड प्री कैम्ब्रियन युग, सेकंड और थर्ड है आपका पैलियोजोइक युग, और लास्ट है आपका मेसोजोइक युग। यानी कि किस युग को डायनासोर के युग को जाना जाता है। मैं बात करूं, इसमें सही होगा 4th ऑप्शन, यानी कि मेसोजोइक युग, यानी कि यह 252 मिलियन वर्ष पूर्व से लेकर 60 मिलियन वर्ष, या सिंपल कहूँ ज़्यादा से ज़्यादा 66 मिलियन वर्ष पूर्व तक फैलाता। यानी कि यह मैं बता दूं कि 252 मिलियन वर्ष से पहले, यानी कि मिलियन बोल रहा हूँ मैं, वर्ष से लेके 66 मिलियन वर्ष तक फैलाता। उसे सरीसृप युग या डायनासोर युग युग के रूप में भी जाना जाता है। यानी कि इसी युग को हम क्या कहते हैं, मेसोजोइक युग के नाम से जानते हैं। अर्थात फर्स्ट का आपका 4th ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट, हड़प्पन लोगों को किसकी जानकारी नहीं थी। किसकी जानकारी नहीं थी, देखिएगा, एक मिनट जाइए, क्वेश्चन आप ऐसे कर लीजिएगा। ठीक है, हड़प्पन युग को किसकी जानकारी नहीं थी। कुम्हारों की, चाक की, आग की, लोहा की या गेहूं की। किसकी नहीं थी, लोहा की जानकारी नहीं थी। शेष आपकी कुम्हार की, चाक की थी, आग की थी, गेहूं की थी। नेक्स्ट देखिएगा, अकबर किसके संरक्षण में बड़ा हुआ था। हेमू, फैजी, अबुल फजल या बैरम खान। मैं बात करूं कि हिस्ट्री में आपका ये अकबर का जो शासनकाल की अवधि है वो आपका अकबर गद्दी पर कब बैठता है, 1556 में, और 1605 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। और 1556 से लेके लगभग 1560 तक आपका इसका संरक्षक होता है, या सिंपल कहूँ 1542 से इसका जन्म हो जाता है अकबर का, 15 अक्टूबर 1542 में। ठीक है, तब से लेके आपका 1560 तक जो इसका संरक्षक रहता है वह रहता है बैरम खान। कौन, बैरम खान। नेक्स्ट, 1857 का विद्रोह क्या है। ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिकों का विद्रोह था। सेकंड, असंतुष्ट राजाओं और नवाबों का विद्रोह था। नेक्स्ट, किसानों और बुनकरों और व्यापारियों का विद्रोह था। नेक्स्ट, उपयुक्त सभी। तो मैं बता दूं 1857 का जो विद्रोह था वो ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिकों का विद्रोह था। ठीक है, अगला, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ था। किस संधि के तहत हुआ था। तो मैं बता दूं द्वितीय आंग्ल ना ही मैसूर, ना ही मंगलोर, ना ही श्रीरंगपट्टनम, ये मद्रास के अकॉर्डिंग आपका संधि के तहत समाप्त हुआ था। ओके, नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट आता है आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस का बंटवारा मध्यम मार्गी और
चरमपंथी वर्गों में किस वर्ष हुआ था? कब हुआ था? 1907 में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति ताना भगत आंदोलन के साथ जुड़ी हुई थी? उराओन, मुंडा, संथाल या कोंडा डोरा? तो 8th की मैं बात करूं तो इसका कौन सा है? उराओन। अगला, महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश, असम, राजस्थान, गुजरात? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आप मुझे कमेंट करके बताना यदि महात्मा गांधी का जन्म गुजरात में हुआ था तो किस सन में हुआ था। ठीक है, कमेंट करके बताना किस सन में और डेट में हुआ था। नेक्स्ट, सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना निम्नलिखित में से की जाती है? किससे की जाती है? मजनी से या कैवूर से या गैरीवल्डी से या बिस्मुथ से? तो 10th की बात करूं तो इसका कौन सा है? बिस्मार्क से। 4th ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अब आता है 10th के बाद भूगोल। यहां से देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन से देश राजधानी का मेल गलत है? फिलीपींस मनीला है, सीरिया दमश्क है, नेक्स्ट साइप्रस निकोशिया है, 4th की जॉर्डन गलत है। फिर 4th की जॉर्डन एकदम गलत है। मैं बात करूं कि 4th का आपका 11 का 4th एकदम गलत है। जॉर्डन की राजधानी क्या है बताइए? अम्मान। जॉर्डन की राजधानी अस्ताना नहीं है। कौन सी है आपकी? जॉर्डन की राजधानी अम्मान है। कौन सी? अम्मान। ठीक है, यह आपकी करेक्ट है, अर्थात इसका 4th ऑप्शन एकदम सही है। नेक्स्ट, टुंड्रा प्रदेश का महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है? मत्स्य उद्योग, पशुपालन, शिकार करना या कृषि करना? 12th की बात करूं तो मैं इसका 2 ऑप्शन सही है, पशुपालन। 13 देखिएगा, निम्नलिखित में से आज थोड़ी PDF थोड़ा बिगड़ गई है, कोई दिक्कत नहीं है, आपका नेक्स्ट टाइम पे आपकी बेटर लेकर आएंगे, इससे बहुत बेटर। आज ऐसे पढ़ लेते हैं। भारत की निम्नलिखित कौन सी पर्वत श्रृंखला सर्वाधिक प्राचीन है? हिमालय, विंध्या, अरावली या सह्याद्री? कौन सी सबसे पुरानी है आपकी? अरावली। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको लगा लेना आप लोग। नेक्स्ट आता है आपका 14। अरे ये सेट रह गया क्यों? 14 मैसूर। चलो उसको देखते हैं अभी। ये क्वेश्चन रह गए आपके, ये देखिए पहले। निम्नलिखित में से किसे राजा जी भी कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस, सी राजगोपालाचारी, सरदार वल्लभ भाई पटेल या जवाहरलाल नेहरू? सी राजगोपालाचारी को कहा जाता है किस नाम से? राजा जी। ठीक है, बताना कि किस व्यक्ति ने इनको यह उपाधि दी थी। नेक्स्ट, ये 6वां क्वेश्चन यहाँ रह गया था। नेक्स्ट 15 यहाँ आते हैं, इसके बाद 14 पर। निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में सिमलीपल वायु रिजर्व स्थित है? पंजाब, दिल्ली, उड़ीसा या पश्चिम बंगाल? बताइएगा। तो इसका उड़ीसा एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट देखिएगा, भारत के कृष्ण क्रांति किस उत्पाद के विनिर्माण से संबंधित है? काठ कोयला, कच्चा पेट्रोलियम, हीरा या काला चना? तो इसका कच्चा पेट्रोलियम एकदम सही है। अब आती है भारतीय अर्थव्यवस्था, जिसके अंतर्गत आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कितने? 5 क्वेश्चन। ठीक है, देखिएगा, नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1982 में, 1984 में, 1994 में या 1992 में? नाबार्ड की स्थापना की मैं बात करूं 16 का आपका कब हुई थी? तो इसकी नाबार्ड की स्थापना आपकी 1982 में हुई थी। मैं बात करूं राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। ठीक है, राष्ट्रीय, सुन लेना, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण बैंक या ग्रामीण विकास बैंक क्या है आपका? नाबार्ड है। इसी को हम क्या कहते हैं? नाबार्ड कहते हैं। इसकी स्थापना आपकी कब हुई थी? मैं बात करूं इसकी स्थापना कब हुई थी आपकी? जुलाई 1982 में हुई थी, 1982 में। और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम कब किसके अंतर्गत आया था आपका? 1981 के अंतर्गत 12 जुलाई 1982 को की गई थी। ठीक है, अब बात आती है नाबार्ड का उद्देश्य क्या है। नाबार्ड का उद्देश्य की बात करूं, भारत में ग्रामीण विकास और कृषि की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करना था। ठीक है, और इसकी स्थापना विकास सहायता यानी कि विकास सहायता और गरीबी में कमी लाने के लिए की गई थी। अब
सबसे अहम बात हमने ये तो कह दी, नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई थी, जुलाई 1982 में। देन नाबार्ड का जो मुख्यालय, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। नाबार्ड का जो मुख्यालय है वो कहाँ व्यवस्थित है आपका? मुंबई में। यह क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो आप इसे भी नोट डाउन कर लेना अपनी पुस्तक लेखा में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट है, 12वीं पंचवर्षीय योजना की जो अवधि है वह क्या है? 1 जनवरी 2012 से 31 दिसंबर 2017। पहली बात मैं बता दूं, 12वीं पंचवर्षीय योजना यानी कि आपकी लगभग 12 पंचवर्षीय योजनाएं आई थी, जिसमें लगभग 1951 से प्रारंभ हुई थी। 12वीं पंचवर्षीय योजना आपकी सन 2012 से लेके 2017 तक आई थी, लेकिन इसमें अवधि भी पूछ ली है। तो 1 जनवरी 2012 से लेके 31 दिसंबर 2017 तक। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है 1 अप्रैल 2011 से लेके 31 मार्च 2016। यह तो आपकी पुनः ही गलत हो गई, यह भी गलत है आपकी। नेक्स्ट 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017। जी हाँ, यह एकदम करेक्ट है, क्योंकि आपकी जो प्रारंभ हुई थी वो आपकी 1 अप्रैल से प्रारंभ हुई थी और ये 31 मार्च को ही ख़त्म होगी। कब डेट है आपकी? 2012 से लेके 2017 तक। यह आप अवधि अवश्य देखें। तो इसका आपका 4th ऑप्शन एकदम करेक्ट है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट देखिएगा 18 की मैं बात करूं, अंत्योदय अन्न योजना या AAY की शुरुआत निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? 2000 में, 2002 में, 2004 में या 2006 में? तो इसकी स्थापना आपकी 2000 में की गई थी। अब ये है क्या, ये देखिएगा, ये अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत कब की गई थी? आपकी 25 दिसंबर 2000 में की गई थी। डेट में बता देता हूँ को अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली NDA सरकार द्वारा की गई थी। इसकी अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा NDA सरकार द्वारा की गई थी। गरीब परिवार को सब्सिडी युक्त खाद्य सामग्री प्रदान करना था इसका जो उद्देश्य था। इस योजना के अंतर्गत पात्रता पूरी करने वाले प्रत्येक उपयुक्त परिवार को 2 रुपये प्रति ग्राम, कितना? 2 रुपये प्रति किलोग्राम गेहूं और 3 रुपये प्रति किलोग्राम चावल, यानी कि 2 से आपके गेहूं देते थे और 3 रुपये प्रति किलोग्राम चावल की दर से 25 किलोग्राम सब्सिडी खाद्यान्न उपलब्ध कराना या कराया जाता था। यह आपकी अंत्योदय अन्न योजना या AAY थी, जो कि आपकी किसके? अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा पारित की गई थी 25 दिसंबर 2000 को, ठीक है। तो यह क्वेश्चन भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये भी। कराधान का सामर्थ्य सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? एडम स्मिथ, ठीक है, एजवर्ट या जॉन रॉबिन्सन या जेम्स? बताइएगा 19 का। अब मैं बता दूं, भुगतान करने की योग्यता, यानी कि कराधान क्या होता है? आपकी भुगतान, किसकी? आपकी भुगतान करने की योग्यता एडम स्मिथ द्वारा अपनी प्रसिद्ध कृति वेल्थ ऑफ नेशन में प्रस्तावित मुख्य कराधान सिद्धांतों में से एक है। तो समझ गए होंगे आप, जो कराधान है वो आपकी एडम स्मिथ से संबंधित है। तो एडम स्मिथ की आपकी पुस्तक बहुत पूछी जाती है। यह पुस्तक किसने लिखी है? आप नोट डाउन कर लेना, वेल्थ ऑफ नेशन, वेल्थ ऑफ नेशन। ये पुस्तक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लेना, यह बहुत पूछी जाती है कि वेल्थ ऑफ नेशन आपकी एडम स्मिथ ने लिखी थी। तो मैंने बता दिया है कि वेल्थ ऑफ नेशन में प्रस्तावित मुख्य कराधान सिद्धांतों में से एक है। यह एक प्रगतिशील कराधान सिद्धांत है जो उन करों को संपोषित करता है जिसे करादाता के भुगतान करने की योग्यता के अनुसार लगाया जाता है, ठीक है। समझ गए होंगे। तो इसका आपका फर्स्ट ऑप्शन एकदम करेक्ट है 19 का। नेक्स्ट देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है यह भी आपका। इंपीरियल बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1930, 1935, 1955 या 1921 में? तो इसकी स्थापना
इंपीरियल की बताइएगा 20 का आपका आखिर कौन सा सही होगा। इंपीरियल बैंक की स्थापना सन 1981 ईस्वी में की थी, अर्थात फोर्थ ऑप्शन एकदम करेक्ट है। तो भारतीय इंपीरियल बैंक जो है इसकी स्थापना ये कब अस्तित्व में आया था, मैं आपको डेट भी बता देता हूँ, 31 जनवरी 1921 ईस्वी में आया था। ठीक है, अस्तित्व में आया था। बाद में मैं बात करूं इसकी इंपीरियल बैंक का बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है, 1955 की बात आती है। 1955 में इंपीरियल बैंक को क्या कर दिया, भारतीय स्टेट बैंक में तब्दील कर दिया गया था। यानी कि वर्तमान में जो एसबीआई है, ठीक है, वो किसका तब्दील यानी किसका आपका एक तरह का चेंजेस है, यानी किस बैंक का आपका रूपांतरण किया गया था, इंपीरियल बैंक का रूपांतरण यानी कि उसका नाम में चेंजेस करने के पश्चात ही भारतीय स्टेट बैंक का निर्माण हुआ है। कब, 1955 ईस्वी में। ठीक है, तो यह आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट आता है आपका भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत देखने को मिलते हैं आपको और अधिकतर बच्चे गलत ही करके आते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पाकिस्तान से भारत का प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार से संबंधित है। ठीक है, यानी कि इसने बोला है पाकिस्तान से भारत का प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता का अधिकार से संबंधित है। इसमें आपका आर्टिकल पूछा होगा, आर्टिकल देखते हैं, ये रहा आर्टिकल 13, आर्टिकल 9 या आर्टिकल 6 या आर्टिकल 12। तो मैं बात कर दूं भारत में संविधान के अनुच्छेद 5 से लेकर 11 नागरिकता की अवधारणा से संबंधित हैं, यानी कि ये आपके भाग 2 में आते हैं और नागरिकता से संबंधित हैं। और अनुच्छेद 6 विभाजन के बाद पाकिस्तान से भारत आए व्यक्तियों के संबंध में नागरिकता के सिद्धांतों का वर्णन करता है। किसमें, अनुच्छेद 6 में, अर्थात सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट, मूलभूत या मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य है, बताइएगा क्या है। 22 का समाज के समाजवादी ढांचों का बढ़ावा देना। नेक्स्ट, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। नेक्स्ट, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना या उपयुक्त सभी को सुनिश्चित करना। इसका बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट, धन विधेयकों का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है। इस क्वेश्चन को इंपोर्टेंट लिख लेना आप, 110, 111 या 112 या 113। तो इसका 111 एकदम करेक्ट है। धन विधेयक का प्रावधान किस में होता है, आर्टिकल 111 में। यह क्वेश्चन, इसको छपने वाला क्वेश्चन है, ये छपने वाला क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भारतीय संसद के अंग हैं राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन ही एकदम करेक्ट है। आप मुझे कमेंट करके बताना कि लोकसभा अध्यक्ष या सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी होती है। समझ गए होगे, लोकसभा का सदस्य यदि आप बनना जा रहे हो तो उसकी जो आपकी जो कम से कम उम्र होनी चाहिए वो लगभग कितनी होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि राष्ट्रपति की जो न्यूनतम आयु बनने की होती है वो लगभग 35 वर्ष होती है, तो इसी प्रकार से लोकसभा की और राज्यसभा की न्यूनतम आयु कितनी होती है सदस्य या अध्यक्ष बनने की। ओके, नेक्स्ट 24 के बाद देखिए 25। वर्ष 1977 में किसकी अध्यक्षता के अंतर्गत पंचायत राज की जांच करने के लिए एक सरकारी समिति नियुक्त की गई। अशोक मेहता या श्रीराम मेहता, बताइएगा। 25 का मैं बता दूं, 25 का पहला ही सही है आपका, अशोक मेहता। यानी कि बात आती है 1 दिसंबर 1977 की। ठीक है, 1 दिसंबर 1970 में जनता पार्टी की सरकार ने अशोक मेहता की अध्यक्षता में पंचायती राज संस्थाओं का निरीक्षण करने के लिए एक कमेटी गठित की थी। इस कमेटी ने देश में पंचायती राज व्यवस्था के गिरते हुए स्वरूप में सुधार करने तथा सशक्त करने और पुनर्जीवित करने के लिए सिफारिश की थी। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अशोक मेहता समिति ने 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का मॉडल प्रस्तुत किया था। अशोक किसने किया था, 2 स्तरीय का। यह बहुत पूछा जाता है, कितने स्तर का, 2 स्तर का।
ओके। अशोक मेहता ने क्या किया था, 2 स्तर का किया था। इसमें प्रथम स्तर जिला था, ठीक है, और जिला स्तर के नीचे मंडल पंचायत के गठन की सिफारिश की गई थी। इस मॉडल में ग्राम पंचायत और पंचायत समिति को समाप्त करने की सिफारिश की गई थी। तो यानी कि 2 स्तरीय आपकी अशोक मेहता की आती है, जो कि आपका 25 का फर्स्ट सही है। 1 दिसंबर 1977 में आपकी ये समिति नियुक्त की गई थी। नेक्स्ट 25 के बाद आइए 26। मैं आपका ऐसा करा दूंगा कि यदि आपने ये मॉडल पढ़ लिए तो आपको और कुछ पढ़ने की आवश्यकता रहेगी नहीं, ठीक है। तो 26 देखिएगा आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग नहीं है, माइक्रोसोम, लाइसोसोम, माइक्रोकोंडिया या राइबोसोम। 26 की मैं बात करूं, देखो 26 का आपका नहीं पूछा है, यानी कि 3 होंगे, 1 नहीं होगा, तो इसका पहला ही सही है, माइक्रोसोम नहीं होगा, ठीक है। माइक्रोसोम पुट्टिका जैसी, यानी कि पुट्टिका एक पुट्टिका होती है जैसी संरचना है, जो कि यूकेरियोटिक कोशिकाओं में एंडोप्लाज्म रेटिकुलम से बनती है। अब यदि मैं बात करूं, ये स्वस्थ जीवित कोशिका में मौजूद नहीं होती। किसमें? ये स्वस्थ जीवित में कोशिका में मौजूद नहीं होती। नेक्स्ट, कोशिकांग या सेलुलर बोलते हैं, कोशिकी को हम क्या बोलते हैं? सेलुलर। सेलुलर घटकों को कोशिकांग अंगक कहा जाता है। इसमें माइक्रोकोंडिया, गोल्जी बॉडीज या प्लास्टिक या एंडोप्लाज्मिक या रेटिकुलम या राइबोसोम और लाइसोसोम शामिल हैं, लेकिन माइक्रोसोम शामिल नहीं है, नहीं पूछा है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जब वेरी इंपॉर्टेंट, इस क्वेश्चन को बच्चे घबराते हैं कि सर आखिर हम क्या करके आए। देखिएगा, जब आंख में धूल जाती है तो उसका कौन सा अंग सूज जाता है और गुलाबी हो जाता है? तो आंख के अंग की बात करूं, जी मनुष्य का जो चेहरा होता है उसकी आंख होती है, यहाँ धूल जाती है तो उसका कौन सा अंग आके सूज जाता है? पहला कार्निया, रक्तपटल जिसे कोराइड कहते हैं, या नेत्र लेस्मला। तो आपका सी ऑप्शन ही आपका एकदम करेक्ट है। जब आंख में धूल जाती है तो उसका नेत्र श्लेष्मा, जिसको हम कहते हैं कंजक्टिवा अंग, सूज जाता है और यह गुलाबी हो जाता है। 27 का थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट, जब अमोनियम क्लोराइड को पानी में भंग किया जाता है तो समाधान ठंडा हो जाता है। इस परिवर्तन को कहते हैं अमोनियम क्लोराइड अर्थात NH4Cl, ठीक है। इसको जो हम किस में पानी में भंग करते हैं तो इसका जो सॉल्यूशन है वो हमें ठंडा हो जाता है। तो इस चेंजेस को हम क्या कहते हैं? इस क्वेश्चन में कुछ इस प्रकार से पूछा गया है, देखिएगा। तो इसको हम कहेंगे 28 आ गया। पहला दिया है एंथोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, सुपर कूलिंग, या फोर्थ में दिया है इनमें से कोई नहीं। यानी कि तो इसमें क्या बन जाएगा आपका? पहला ऑप्शन सही है, एंथोथर्मिक, ठीक है। यानी कि इसमें जब हम अमोनियम क्लोराइड को जल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो आपका क्या बन जाएगा? आपका इसको क्रिया कहते हैं एंथोथर्मिक। बनता क्या है? तो इसमें अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक और जल अलग अलग हो जाता है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत में परमाणु ऊर्जा की दीर्घकालीन संभावना देश में किसके भंडारों पर निर्भर करती है? थोरियम, यूरेनियम, प्लूटोनियम, रेडोनियम। 29 की बात करूं तो आपका ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। थोरियम एक रेडियो सक्रिय धातु है। थोरियम भारत में केरल के समुद्री तट के मोनाजाइट बालू में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। थोरियम का निष्कर्ष मुख्यतः बेंजोइट अयस्क से किया जाता है। थोरियम का उपयोग परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में होता है। तो यह कुछ प्रतिक्रिया आपके थोरियम के अंतर्गत आती है, अर्थात ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट, किसी व्यक्ति की गामा किरण के माध्यम से स्थानांतर हुई ऊर्जा को किस इकाई से नापा जाता है? कैरिज, रदरफोर्ड, रोंटगन या सभी से?
13 की बात करूं तो थर्ड ऑप्शन सही है, रोंटजन। अगला प्रारंभिक गणित। देखो अब ये सब्जेक्ट ऐसा आ चुका है जहां बच्चे बहुत ही घबराते हैं कि सर आखिर हम करें तो क्या करें। चिंता न करें, मैं आपको कुछ इस तरह का सॉल्यूशन दूंगा कि आपको बस वो कर जाना जो मैं सॉल्यूशन दूं। मैं 100% दे रहा हूं, मैथ के 5 में से 5 आपके ऑप्शन सही होंगे यदि आप ये कर गए। और डेली ही मैं आपको प्रैक्टिस सेट में आपको बताऊंगा कि इस तरह से करना है मैथ में, ठीक है। और आपके गलत किसी प्रकार से नहीं होंगे। और आप बस लगातार मेरे साथ साथ बनाए दिएगा, कि साथ दिएगा कि वीडियो देखिएगा पूरी शुरू से लेके एंड तक। 31 क्वेश्चन क्या कहता है देखिएगा। एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि एवं उसकी चौड़ाई में 10% की कमी। देखो 10% की वृद्धि हो रही है और 10% की कमी की जाती है, तो नए आयत में, अब इसे फर्क पूछ रहा है नए आयत में क्या डिफरेंस आएगा। फर्स्ट कहता है आपकी ना ही वृद्धि होती है और ना ही कमी। सेकंड कहता है 1% की वृद्धि होती है। नेक्स्ट कहता है 1% की कमी होती है और नेक्स्ट कहता है 10% की कमी होती है फोर्थ में। तो इसका हम चलो आओ निकालते हैं कि इसमें 1% की कमी होगी या वृद्धि होगी या कुछ नहीं होगा या 10% की कमी होगी। देखते हैं, देखिएगा कुछ इस प्रकार से है, यानी कि कुछ इस तरह से कर लेते हैं फॉर्मूला x प्लस वाई, फिर एक सेकंड फिर से पुनः करते हैं, कोष्टक ले लेते हैं बड़ा सा, उसमें x प्लस वाई प्लस एक्स बाई बट्टे 100, कोष्टक को बंद कर लेते हैं। ये सारी प्रतिक्रिया किसमें, परसेंटेज में। उसके बाद एक सेकंड चेंजेस कर लेता हूँ ब्रश, आपको दिक्कतें होंगी। 10% की वृद्धि हो रही है तो 10% की वृद्धि कर ली, 10% की कमी होती है तो उसमें वृद्धि कमी कर ली, प्लस का चिन्ह लगाया, 10 गुणा 10 कर लिया, उसके बाद 100, ये प्रतिक्रिया हो गई, ठीक है। 10 में से 10 गया तो कितना बचा, कुछ नहीं बचा, शून्य, माइनस का चिन्ह बच गया और शून्य से शून्य कट गया, शून्य से शून्य कट गया। उसके बाद कितना बचा, यहाँ आपका ये मल्टीपल करोगे 1 गुणा 1 तो कितना आ गया 1, ठीक है। और ये माइनस का चिन्ह है तो आपका -1, समझ गए, -1, यानी कि यह आपका कोई सॉल्यूशन आ गया। अब -1 का जो तो तात्पर्य है तो आपकी इसमें -1% की क्या आ जाएगी, आपकी कमी। माइनस का मतलब आपकी कमी, तो 1% की कमी आ रही है इस क्वेश्चन में। देखते हैं आगे, तो इस क्वेश्चन में आपका 1% की कमी है, ओके। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 32। दी गई 7 संख्याओं में से प्रथम 4 संख्याओं की औसत 21 है एवं अंतिम 4 संख्या का औसत भी 21 है, ठीक है। यदि सभी 7 संख्या का औसत 20 है तो चौथी संख्या है। 32 क्वेश्चन में बच्चे बहुत कन्फ्यूजन है। यहाँ आपका प्रथम 4 संख्या का औसत, यहाँ भी 21 औसत और टोटल का 20 औसत, ठीक है। ऑप्शन देखते हैं इसके क्या दिए हुए हैं। एक साइड 30, 28, 32, 21। आओ सॉल्व करके देखते हैं क्या आता है। देखिएगा पहला कर लेते हैं हम, 21 गुणा 4 कमी हो रही थी, प्लस फिर 21 गुणा 4 लास्ट के हैं, माइनस टोटल कितने हैं 20 गुणा टोटल संख्या कितनी 7। कुछ यह है आपको सॉल्यूशन देखने को मिलेगा, इसका इसमें मल्टीपल, इसका इसमें मल्टीपल, इसका इसमें मल्टीपल, कितना हो गया 21 चौका 84 प्लस 21 चौका 84 माइनस 20 सत्ते 140, 84 प्लस 84 कितना होता है आपका 168 माइनस के 140, इसमें से घटाओगे तो लगभग कितना आ जाएगा 28। यह आपका आंसर आ चुका है। यानी कि 7 संख्या थी, 7 संख्या में पहली संख्या का जो औसत था वो 21 था, लास्ट की जो 4 है उनका भी 21 था, माइनस टोटल संख्या का जो औसत है वो 20 है। तो यह कुछ आपकी ट्रिकें होती हैं, इनको आप लागू कीजिएगा, उसके बाद आपका जो आंसर आएगा वो 28 आएगा। तो इसका 28 आपका एकदम
करेक्ट है। नेक्स्ट 33। इस क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन को बच्चे देखते कन घबरा जाते हैं और घबरा जाने के पश्चात कह देते हैं कि सर अब हमसे ये सॉल्व नहीं होगा, यह सॉल्व नहीं होगा। देखते हैं, सॉल्व करते हैं क्या था। दो सही 3/4 माइनस 3/10। ठीक है, यह क्वेश्चन था आपका कुछ इस प्रकार से। उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। नीचे संख्या का जो भी इसका सही में कर देते हैं। इसका 4 दूनी 8 और 8 और 3 11 है, तो लगभग क्या हो जाएगा आपका, यह है कुछ प्रतिक्रिया आपको देखने को मिलेगी। 5 में आपका यह है ही। उसके बाद कोष्टक में 11/4 माइनस 3/10, यह प्रतिक्रिया आ गई। उसके बाद यहाँ सॉल्व कर लेते हैं हम। नीचे संख्या का हम क्या कर लेते हैं, लासा ले लेते हैं। लासा के बाद इसका जो लासा लेने के बाद जो प्रतिक्रिया आएगी वो रूट में इस टाइप से 5 कोष्टक में 55 माइनस के 6 बट्टे 20 लासा आ गया। ये 6 है, ठीक है, ये 6 है। उसके बाद क्या कर लेंगे हम, 5 चौक 20, 11 में से 6 गए तो 49, तो उसके बाद 5 चौक 20, 11 में से 6 गए तो 49, तो यहाँ 49 आ गया। और 5 गुणा 49 करेंगे, ठीक है, ये प्रतिक्रिया 5 गुणा 49 लास्ट में बन जाएगा आपका 49/4। ठीक है, इसको हम किस संख्या से काट सकते हैं, 7/2 कह सकते हैं, 7/2। और इस संख्या को हम कह सकते हैं 3 सही 1/2। यह आपका आंसर आ गया है। ठीक है, तो इसमें हमने आंसर निकाल के लेके आए थे 3 सही 1/2, अर्थात तीसरा ऑप्शन एकदम सही है। तो सॉल्यूशन करने में बहुत टाइम जा रहा है, मैं आपको आंसर बता दूंगा। यदि आपका गलत आता है तो आप मुझे कमेंट में अवश्य बता देना। ठीक है, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 590, 908, 1014 में भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल प्राप्त हो, 106, 104, 108, 102। तो 34 की मैं बात करूं, इसका जो मासा आएगा वो कितना आएगा आपका 106। मैं आपको सॉल्यूशन दे दूंगा, आप मुझे मेरे नंबर पर कमेंट मैसेज कर देगा व्हाट्सएप पर। ठीक है, मेरे नंबर की बात करूं तो मेरा नंबर कितना है, 90 58 20 84 29। आप इस नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, और जब आप मैसेज करोगे मैं आपको प्रत्येक क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे दूंगा। आप घबराएं नहीं, क्योंकि वीडियो में समय जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 35। रूट में ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत देखने को मिलते हैं। रूट में 0.064, 0.256 यह प्रतिक्रिया देखिए। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना, मैं बता देता हूँ। पॉइंट से पॉइंट गया तो रूट में मैं बता दूँ, ये यहाँ से ये गया, यहाँ से ये गया, यहाँ से ये गया। अब ये किसका, 64 किसका आपका वर्ग 8 का है, गुणा ये 64 का है, ये वर्ग किसका है आपका 64। रूट हटाओगे तो किसका आएगा 8 गुणा 16, और ये किसने का है आपका 125 बट्टे 25 किसका वर्ग है आपका 5 का, गुणा 25 गुणा 64। यह प्रतिक्रिया आएगी। इसे काट लोगे तो टोटल कितना आएगा 2। इसका 2 ऑप्शन एकदम करेक्ट है। देखते हैं इसका 2 ऑप्शन कहाँ है, ये रहा। तो इसका
दो ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट आती है आपकी हिंदी। देखो ये थोड़ा वैसा आ गया है। सच का शब्द, सच शब्द का विलोम शब्द है कौन सा? झूठ। नेक्स्ट दामनी का पर्यायवाची विलोम शब्द है नवनीत, चमक, ऊर्जा या बिजली। तो दामनी के पर्यायवाची को 37 की तो क्या है? बिजली। तो बिजली के और अन्य पर्यायवाची बात करूं, विद्युत, चपला, तड़ित या गणधाम या सैंधमानी या क्षण प्रवाह या चंचला या धनवल्ली है। ओके। नेक्स्ट, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिएगा। निश्चित समय अवधि में होने वाले आदेश, अधिदेश, अध्यादेश या आदेश या अध्यादेश। तो 38 की मैं बात करूं तो इसका कौन सा है? बी ऑप्शन सही है एकदम। कौन सा? अध्यादेश। नेक्स्ट, विपद जाल में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि, वृद्धि संधि, दीर्घ संधि या गूढ़ संधि। तो 39 की बात करूं तो कौन सा आपका? इसका पहला सही है, व्यंजन संधि इसमें है। नेक्स्ट, निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़ें और तय करें कि कौन से हिस्से में त्रुटि है। आधुनिक परिवार का एक हिस्सा बनकर जिंदगी मानसिक तनाव से गुजर गई है। तो इसमें यह क्या पूछा है? आपका त्रुटि पूछी है। गुजर गई है जिंदगी मानसिक तनाव से या आधुनिक परिवार का या एक हिस्सा बनकर, बताइएगा। 40 की मैं बात करूं तो इसमें पहला ही जो आपका है गुजर गई है, यह आपका त्रुटि पूर्वक है, यह गलत है। तो पूछा है त्रुटि तो यह सही है। ओके। नेक्स्ट आता है आपका इसके बाद इंग्लिश में 41 से स्टार्टिंग है। इन द फॉलोइंग इन क्वेश्चन चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द बोल्ड वर्ड फ्रॉम द गिविंग ऑप्शंस। यानी कि हमें क्या करना है इसमें? आपका एक तरह का आपका करेक्ट वर्ड देखना है बोल्ड भाई। पहला दिया है द मैटर हैज़ बीन हैंगलिंग फायर फॉर द लास्ट मैनी months and must therefore be decided one way or the other। ठीक है। तो इसमें हमें क्या बताना है? हैंग फायर का मतलब जो है वो क्या है? टू डिले और बी डिलेड इन टेकिंग एक्शन। तो इसका हमारा क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन का सही हो जाएगा इसमें 41 का फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा गोइंग ऑन स्लो, अर्थात फर्स्ट ऑप्शन एकदम फर्स्ट का आपका फोर्थ ऑप्शन सही है। नेक्स्ट 42 का कहता है इन द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम्स फेज। इसके फेज निकालने हैं आपको। पहला दिया है एट वंस फिंगर टिप्स, मैटर ऑफ सेम, फर्स्ट ऑप्शन है आपका। तो इसका मैटर ऑफ फेज। सेकंड है टू टेक रिवेंज, कंप्लीट नॉलेज, नन ऑफ दिस या नन ऑफ द। तो इसकी मैं बात करूं तो इसका एट वंस फिंगरनेट्स, तो इसका आपका थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट है। मेरे पास तो सॉल्यूशन है इसलिए मैं जल्दी जल्दी दे रहा हूँ, ठीक है। आप ये सर आप तेली कैसे बता रहे हो? तो अब ये क्या आता है? डायरेक्शन। 43 से लेके 45 कहता है कि रीड द पैराग्राफ केयरफुली एंड गिव द आंसर टू द गिवन आंसर। अब आपका पैसेज आ गया है, इसमें से आपको आंसर चूज करके बताना है। तो ये आप पढ़ लेना जो भी है, मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ क्या है। पहला दिया है द ऑथर आर्ग्यूज डेट। तो 43 की मैं बात करूं तो लगभग सेकंड ऑप्शन सही है। इंडस्ट्रियल सोसाइटी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एक्सपेंसिव ऑफ एजुकेशन एट मास लेवल, टू ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट द इंडस्ट्री नीड टू लिटरेट वर्क फोर्स बिकॉज, ठीक है। इसको किसकी आवश्यकता होती है? क्योंकि वो बोलता है 44 में, इसका भी टू ऑप्शन सही है। इट्स ऑपरेशंस नीड्स इंटीग्रेट टेक्निकल नॉलेज। नेक्स्ट 45 का मैं बात करूं, 45 का आपका फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है। समय बहुत हो गया है आपका, लेकिन क्वेश्चन अभी आपके नहीं हुए, सॉल्यूशन करने बैठूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं आपको जल्दी से जल्द कराना चाह रहा हूं। अब आती है आपकी तर्क एवं शक्ति। 46 देखिएगा, निम्नलिखित श्रृंखला में कितने टी है और जिनके तुरंत पहले और बाद में ई है? बताइएगा। 7, 6, 5, 8। बताइएगा। 46 की मैं बात करूं तो इसमें 5 ऐसे हैं, आप देख लेना कितने हैं, कौन कौन से हैं। 5 टी ऐसे हैं, 5 टी ऐसे अव्यवस्थित है। नेक्स्ट क्या कहता है आपका क्वेश्चन 47,
दिए गए प्रश्न को पढ़ें और यह निर्णय करें कि अनुसरण करने वाले कौन से तर्क प्रभावशाली हैं। प्रश्न देखिएगा आपका क्या दिया हुआ है, क्या माता पिता को अपनी बेटियों को शिक्षित करने में उतना खर्च करना चाहिए जितना वे बेटों को शिक्षित करने में खर्च करते हैं। तर्क दिया है नहीं, लगभग सभी आंकड़े इस तथ्य को दर्शाते हैं कि लड़के लड़कियों को सही अधिक बुद्धिमान होते हैं। सेकंड कहता है नहीं, हालांकि लड़कियां बुद्धिमान हो सकती हैं लेकिन माता पिता को उनके विवाह के लिए अलग से धन रखना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट कहता है केवल तर्क 1 प्रभावशाली है, केवल तर्क 2 प्रभावशाली है। तीसरा कहता है ना तो तर्क 1 और ना ही तर्क 2 प्रभावशाली है, अर्थात तीसरा ऑप्शन एकदम करेक्ट है, कोई सा तर्क इसमें प्रभावशाली नहीं है। नेक्स्ट, उस विकल्प को चुनें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पहले से। यानी कि यदि आपका पहला जो है वो चिकित्सा रोगी से संबंधित है तो वकील किससे संबंधित होगा, बताइएगा, वकील किससे संबंधित होगा। वकील अभियंता से संबंधित होगा, ना कि न्यायाधीश से। बहुत से लोग न्यायाधीश लगा के आएंगे, अरे वकील का न्यायाधीश से क्या तात्पर्य है। हाँ जी, तो पहले दूसरे को सेवा देता है, डॉक्टर रोगियों का उपचार करता है, उसी प्रकार वकील अभियोक्ता के लिए न्यायालय में दलीलें रखता है। समझ गए होगे। नेक्स्ट देखिएगा, किसी कूट भाषा में यदि बटर को EXWWHU और मिल्क को PLON होता है तो इस कूट में अर्थ को कैसे लिखा जाता है। तो मैं बता दूं कि इसमें लगभग आपका बटर में +3 हो रहा है, प्रत्येक वर्ड में आपका +3 हो रहा है। तो इसी प्रकार से इसमें भी अर्थ में +3 कर लेना, उसी प्रकार से +3 कर लोगे जब आप, तो इसका आंसर आ जाएगा 49 का +3 करोगे तो 2 ऑप्शन सही है, HDUWVK। ओके, नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा त्रिक 3, 6, 125 से अधिक साम्यता रखता है, बताइएगा। तो 3, 16, 125, तो पहला 3 + 1 का वर्ग करोगे तो 4 का हो गया, तो फिर 16, ऐसे लगभग इस वर्ग के सॉल्यूशन के आधार पर इसका लगभग जो हो जाएगा वो दूसरा इस पे फॉलो करता है। कौन सा? दूसरा इस पे फॉलो करेगा। नेक्स्ट 51 देखेगा, करंट अफेयर है, ये आपकी बिल्कुल न्यू करंट अफेयर है, आप घबराना मत। पहली बार नदी में पाए जाने वाली डॉल्फिन के आकलन की रिपोर्ट के अनुसार भारत में डॉल्फिन की संख्या से अधिक है, कितनी अधिक है बताइएगा? 6000, 7000, 8000 या 9000? 51 की बात करूं तो आपका पहला ऑप्शन सही है। प्रधानमंत्री मोदी ने पहली बार नदी में डॉल्फिन के आकलन की रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में भारत में कुल 63-27 डॉल्फिन होने का अनुमान लगाया गया है। आकलन में 8 राज्यों की 28 नदियों का सर्वेक्षण किया गया और 85 किलोमीटर से अधिक दूरी को कवर करने के लिए 3150 मानव दिवस समर्पित किए गए। उत्तर प्रदेश में डॉल्फिन की सबसे अधिक संख्या दर्ज की गई है, यूपी में, ठीक है, माननीय योगी आदित्यनाथ के राज्य में। नेक्स्ट, यूपी के बाद बिहार, पश्चिम बंगाल और असम का स्थान है। गंगा नदी डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु है। यह लगभग अंधी डॉल्फिन है और अपनी जैविक जरूरत के लिए इकोलोकेशन पर निर्भर करती है। इस प्रजाति की 90% आबादी भारत में रहती है। यह गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना तथा कर्णफुली नदी प्रणालियों में पाई जाती है। समझ गए होंगे कितनी है? 6000 है। प्रथम स्थान पे आपका उत्तर प्रदेश है, ठीक है, उसके बाद बिहार और पश्चिम बंगाल है डॉल्फिन में पाए जाने वाले, ठीक है। नेक्स्ट, मार्च 2025 में उरुग्वे के नए राष्ट्रपति कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन है आपके इसके? जोमे कैंटिया, लुइस लोकेलेट या जोस मोजमा मुजुका या यमांडू ओरिशी? तो इसका 4th ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट, मार्च 2025 में केंद्र सरकार ने निम्नलिखित में से किसे नवरत्न का दर्जा दिया है? पहला है IRCTC, नेक्स्ट HDFC,
HDFC और IRFC, HDFC और BACHL। नेक्स्ट फोर्थ देखिएगा, बताइएगा किसको दिया है। तो इसका फोर्थ ऑप्शन एकदम सही है। नेक्स्ट देखिए 54, सेबी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। 54 का बताइएगा किसे किया गया है, बताइएगा। तो तुहिन कांता पांडे को नियुक्त किया गया है। तुहिन कांता, ना ही ये है, ना ही ये है, ना ही है। नेक्स्ट देखिए 55, तेजस फाइटर जेट ने हवा से हवा में मार करने वाली ... मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ऐसे लगा लेना तेजस के बारे में। पृथ्वी, ब्रह्मोस, वराक 8 या अस्त्र। 55 की मैं बात करूं तो इसका कौन सा हो जाएगा, अस्त्र। हम लोग कंफ्यूज होते हैं, तो इसका अस्त्र एकदम सही है। यानी कि एयरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी जैसे ADA ने लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट यानी कि LCA बोलते हैं, प्रोटोटाइप से बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल अस्त्र का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। यह परीक्षण उड़ीसा के चांदीपुर तट पर किया गया था। अस्त्र मिसाइल ने उड़ते हुए लक्ष्य पर सीधा प्रहार किया, जिससे इसकी सटीकता और प्रभावशीलता का पता चला। अस्त्र मिसाइल को 100 किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित लक्ष्यों को भेदने के लिए डिजाइन किया गया है। ठीक है, इसकी उन्नत मार्गदर्शन और नेविगेशन प्रणाली को इसे असाधारण सटीकता के साथ लक्ष्य को नष्ट करने में सक्षम बनाती है। यह कुछ आपके अस्त्र के बारे में है। ये कहाँ किया गया है, असम में किया गया है। इसका परीक्षण जो भी था, असम बताया था मैंने, नहीं सॉरी उड़ीसा में, उड़ीसा के चांदीपुर तट पर। तो यह वेरी इंपॉर्टेंट है, ये देख लेना अस्त्र के बारे में। किस टीम ने केरल को हराकर तीसरा रणजी ट्रॉफी खिताब जीता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे तो आप कर ही लोगे। ठीक है, किसने किया है इसका देखिएगा ऑप्शन, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन ही सही है, विदर्भ ने किया है। नेक्स्ट, कौन सी कन्नड़ पुस्तक अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए पहली लंबी सूची में शामिल हुई है, बताइएगा। 57 की मैं बात करूं तो इसका 2 ऑप्शन सही है, हार्ट लैम्प। कौन सा, हार्ट लैम्प। माधव राष्ट्रीय उद्यान भारत का 58वां बाघ अभ्यारण्य बन गया है। कौन सा 58वां, यह किस राज्य में स्थित है। उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर या मध्य प्रदेश। तो ये आपका मध्य प्रदेश एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट, देखो टाइम कम है इसलिए मैं अब आपको ऑप्शन बताऊंगा सही, नहीं तो बच्चे कहते हैं सर वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी। नाइट फ्रैंक द्वारा 5 मार्च 2025 को जारी द वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत की उच्च निवल संपत्ति वाली आबादी अगले 3 वर्षों में यानी 2028 तक पहुंचने वाली है। ठीक है, कितनी पहुंचने वाली है आबादी देखिएगा। तो 59 की मैं बात करूं तो आपका 2 ऑप्शन एकदम सही है, 93,753। किसने अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार का पुरस्कार जीता है। पहला है टैंगरीन, द फ्लोरिडा प्रोजेक्ट या रेड रॉकेट, और नेक्स्ट है अनोरा। तो अनोरा ने जीता है, किसने, अनोरा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आती है आपकी जनरल अवेयरनेस, सामान्य जागरूकता के नाम से जानते हैं। इसमें लगभग आपको इसके क्वेश्चन 10 देखने को मिलेंगे। पहला, मैसूर पेटा एक पारंपरिक पोशाक है जिसे घर में पहना जाता है, कमर पर या कलाई पर या कंधे पर या सिर पर। कहाँ पहना जाता है ये आपका, बताइएगा। ये सिर पर पहना जाता है मैसूर पेटा। बहुत ही पूछा जाता है, बहुत ही पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट 62 देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुजरात में स्थित नहीं है, यानी कि 3 स्थित हैं गुजरात में, एक नहीं है। सिक्का बंदरगाह स्थित है, मुद्रा बंदरगाह स्थित है, नेक्स्ट ओका बंदरगाह भी गुजरात में स्थित है, लेकिन दिघी बंदरगाह गुजरात में स्थित नहीं है। यदि गुजरात में स्थित नहीं है तो ये कहाँ स्थित है, कमेंट करके आप जरूर बताएं। नेक्स्ट, माहुरी एक पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्र है जो ... राज्य से संबंधित है, केरल, उड़ीसा, नेक्स्ट हिमाचल प्रदेश या अरुणाचल प्रदेश, बताइएगा। 63 की मैं बात करूं
तो इसका कौन सा होगा? ओडिशा। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर। नेक्स्ट, इसका इधर भी होगा थोड़े से, आज पीडीएफ थोड़ा भी पीडीएफ भी अच्छी नहीं बनी। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग भारत के 8 महत्वपूर्ण उद्योग में सम्मिलित नहीं है? कौन सा नहीं है? 64 की मैं बात करूं, कपास नहीं है, अन्य है। ठीक है। विशेष ओजोन दिवस या सॉरी विश्व ओजोन दिवस प्रतिवर्ष सितंबर में को बनाया जाता है, 8, 16 या 12 या 6? बताइएगा। तो ये 16 सितंबर को प्रतिवर्ष बनाया जाता है। नेक्स्ट, सुल्तान ऑफ जोहर कप किस खेल का टूर्नामेंट है? बैडमिंटन का, क्रिकेट का, फुटबॉल का या हॉकी का? तो किसका? ये हॉकी का है। 67 देखिएगा। भारत के किस राज्य को भारत की रोटी की टोकरी का लोकप्रिय नाम दिया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पंजाब को, महाराष्ट्र को या असम को या उत्तर प्रदेश को? बताइए किसको किया गया है? क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका? 67। तो 67 को मैं बता दूं तो पंजाब को कहा गया है। किसको? पंजाब को। नेक्स्ट, किशोट नामक उपन्यास द्वारा लिखित है। क्या लिखित है आपका किशोट द्वारा? अमित चौधरी, सलमान रुश्द, सुकुमार सेन या BS नयपॉल? 69 की बात करूं तो इसका तीसरा ऑप्शन एकदम सही है, सुकुमार सेन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक नृत्य एक सामरिक कला मार्शल आर्ट का स्वरूप नहीं है? छऊ, लेजिम, भवई या कलारीपयट्टू? तो इसका तीसरा ऑप्शन एकदम सही है, कौन सा? भवई। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा निकाय मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय वित्त प्रणाली की अखंडता को बनाए रखने से संबंधित है? तो 70 का IMF, AIIB, FATF, ADB। 17 का आपका तीसरा ऑप्शन सही है, FATF। नेक्स्ट देखिएगा, 71 से आपका हिंदी के अपठन गद्यांश आ गए, पढ़ लेना। विज्ञान जहां अच्छा सेवक है वहीं यदि उसका सही तरह से प्रयोग नहीं किया जाए यह एक बुरा मालिक है। इस स्पर्धा के युग में विज्ञान के मानवों को दानव बना दिया है, अतः मनुष्य को एटम बम बनाकर अपने ही विनाश को बुलावा दिया है। विज्ञान ने मनुष्य को श्रम को काम करके मानव के सामने बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न की है। आज मनुष्य के विज्ञान का दास होकर रह गया है। आज विज्ञान के विनाशकारी आविष्कार विश्व शांति के लिए खतरा बन गए हैं। वैज्ञानिक उन्नति ने आज हमारे वातावरण को बहुत प्रदूषित कर दिया है। आज विज्ञान हमारे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को प्रभावित कर रहा है। इन सब बातों के होते हुए भी हम विज्ञान की उपयोगिता को भुला नहीं सकते। विज्ञान के साथ बुद्धि और विवेक का विकास आवश्यक है। वैज्ञानिकों को कल्याण करने वाले आविष्कार करने चाहिए। तो मैं आपको आंसर बता रहा हूँ, आप देख लेना। विज्ञान ने मानव को क्या बना दिया है? वैज्ञानिक, दानव, शिक्षक, डॉक्टर। तो क्या बना दिया है आपका? वैज्ञानिक बना दिया है। नेक्स्ट, विज्ञान ने मानव के सामने बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न की है। कैसे की है बताइएगा? एक मिनट, 71 का आपका दानव है, सॉरी वैज्ञानिक नहीं है, दानव है। 71 का विज्ञान ने मानव को क्या बना दिया? दानव बना दिया, ना कि वैज्ञानिक। तो है ही आपका। नेक्स्ट 72 की बात करूं तो इसका मानव श्रम को कम करने का काम कर दिया है किसने? इसका बेरोजगारी का। नेक्स्ट 73 देखिएगा, गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक निम्नलिखित क्या है? विज्ञान और मानव, विज्ञान और समाज, विज्ञान अभिशाप या वरदान? बताइएगा 73। तो विज्ञान अभिशाप या वरदान सही है। नेक्स्ट, वैज्ञानिकों को कैसा आविष्कार करना चाहिए? मानव निर्माण करने वाला, प्रकृति के खिलाफ या उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो 74 की मैं बात करूं तो इसका मानव कल्याण करने वाला करना चाहिए। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है। नेक्स्ट दूसरा पैराग्राफ है, विज्ञान एक बुरा मालिक है का क्या आशय है?
तो 75 की मैं बात करूं तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही है, उपयुक्त सभी। विज्ञान का व्यवहार मनुष्य के अनुकूल नहीं है। विभिन्न वैज्ञानिक आविष्कार मानव जीवन के लिए खतरनाक हैं। या विज्ञान का स्वभाव मानव जीवन के लिए विरुद्ध है। 76 से लेके 80 तक आप पढ़ लेना। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों को उत्तर दें। हम परोपकारी कई प्रकार से कर सकते हैं, इस तरह से आप पढ़ लेना जो भी है, ठीक है। मैं इसको धीरे धीरे कर रहा हूँ आपके सामने, इसलिए आप पढ़ सको। देखिएगा 76, धन के बल पर हम क्या कर सकते हैं? दूसरों का हित, भूखे को रोटी खिला सकते हैं, नंगे को वस्त्र दे सकते हैं। बताइएगा 76 की मैं बात करूं, फोर्थ ऑप्शन सही है, उपयुक्त सभी। सच्चा दान क्या है? शिक्षा का दान, धन का दान, मिठाइयों का दान, अन्न का दान। बताइएगा 77 का। बहुत से लोग तो लगा देंगे मिठाइयों का दान, अरे मिठाई मिल रही है। सच्चा दान की बात करूं तो शिक्षा का दान सबसे सच्चा है, ठीक है। नेक्स्ट, शारीरिक शक्ति के द्वारा किया गया परोपकार निम्न में से कौन सा है? 78 का, प्यासे को पानी पिलाना, भूले भटके को राह दिखाना। नेक्स्ट क्या कहता है? अबलाओं की रक्षा करना। नेक्स्ट, उपयुक्त सही, तो उपयुक्त सही एकदम सही है। नेक्स्ट, हम परोपकार निम्न में से कैसे कर सकते हैं? शारीरिक शक्ति द्वारा, धन द्वारा, या तन या मन से, या उपयुक्त सभी से। तो उपयुक्त सभी इसका एकदम करेक्ट है। गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? परोपकार, परोपकार के प्रकार, परोपकार का लाभ, या परोपकार के ढंग। 80 की बात करूं तो आपका लगभग आपका दूसरा ऑप्शन सही है, परोपकार के प्रकार। अब आते हैं आपके ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण। निम्न दंड आरेख एक कंपनी 2000 से 2005 तक बिक्री का विश्लेषण करता है। आरेख का अध्ययन करें और प्रश्न का उत्तर दें। आप इसका देख लेना, मैं आपको सिंपल आपको आंसर बताऊंगा। यदि आपको सॉल्यूशन चाहिए तो आप मेरे नंबर पर मैसेज कर सकते हो। 2001 से लेके 5 तक है। 2004 और 2002 में बिक्री कितने परसेंट है? यानी कि 2004 में और 2002 में बिक्री का कितने परसेंट है? तो सिंपल आप निकालोगे, 2004 की बिक्री देखोगे, ये आपका दंडारिक है, और 2002 की देखोगे तो 2004 में लगभग निकाल देना आपकी लगभग कितनी है? 440, और 2002 में लगभग आपकी कितनी है? 400। तो 400 410 का 40 का परसेंट निकालने के तुलना करने के बाद निकाल देना 81 का जो होगा वो आपका 110 होगा। बिक्री का कितने परसेंट है? निम्न। नेक्स्ट है, किस वर्ष में बिक्री में पिछले वर्ष से न्यूनतम कमी देखी गई है? यानी कि किस वर्ष में, यानी कि इसमें यदि इतनी है तो इसमें इतनी है, यानी कि इसमें लगभग 2001 में लगभग कितनी है? 320 है। तो उसके बाद यहाँ लगभग कितनी है? तो इसमें पिछले वर्ष के अकॉर्डिंग कितनी कम देखी गई है? सबसे ज़्यादा किसमें दी गई है? तो 82 की बात करूँ तो आपका इसका दूसरा ऑप्शन सही है, 2001 में। नेक्स्ट 83 देखिएगा। 2003 में बिक्री की राशि 2001 में बिक्री की राशि के कितने परसेंट अधिक है? 100, 10,000, 1 लाख, या 10 लाख। तो 83 की बात करूं तो आपका 1 लाख हो जाएगा। नेक्स्ट, 2001 में बिक्री 2002 की बिक्री के कितने गुना है? कितनी गुना थी आपकी? लगभग ये 0.8 गुना। नेक्स्ट, ये आपका आ गया है, किस वर्ष में बिक्री में पिछले वर्ष की अपेक्षा न्यूनतम वृद्धि की है? तो 85 का आपका फोर्थ ऑप्शन 2004। नेक्स्ट, निम्न लेखा चित्र का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिएगा और प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा। तो ये आपके दंडारेख हैं, इसमें आपको अध्ययन करना है इसका लगभग कुछ इस प्रकार से, ठीक है। 2001, 2002, 3, 4, 5, 6, 7 तक। एक में 5.2, 6.5, 7.8, 9.9, 10.8 और 9.5 और 11.5। ये है दिए गए कालखंड में, दिए गए कालखंड में मोतियों का औसत निर्यात करोड़ में है। 86 की मैं बात करूं तो इसमें कितना है? 8.73, अर्थात बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट, किस वर्ष में मोतियों के निर्यात में पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि अधिकतम हुई है? 2002 में, 2007 में, 2005 में, या 2004 में? आप सॉल्यूशन निकाल लेना, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो
इसका 87 का 2004 एकदम करेक्ट है। आप मेरे नंबर पर मैसेज करिएगा, मैं आपको सॉल्यूशन दे दूंगा, ठीक है। दिए गए कालखंड में कितने वर्ष में निर्यात औसत से अधिक है? तो किसमें है? 2, 4, 5, 3 में। तो किसमें? 4 में सबसे अधिक है निर्यात। निम्न में से किन वर्षों के जोड़ों में मोतियों का औसत निर्यात लगभग 9 करोड़ था? 9 करोड़ किसमें से था सबसे ज़्यादा? 89 की मैं बात करूं तो इसका लगभग आपका दूसरा ऑप्शन सही है, 2003 और 2004। वर्ष 2006 की अपेक्षा 2007 में निर्यात में प्रतिशत वृद्धि कितनी थी? कितनी थी बताइए? 90 का 20% थी। लास्ट 10 क्वेश्चन पे आते हैं। तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण 91 से कहता है इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो विगत वर्षों में 3 राज्यों की जनसंख्या लाख में है। ये कुछ आपकी तालिका है, आप इसका स्क्रीनशॉट मान लें। सॉल्यूशन करना, मैं आपका इसका विदाउट सॉल्यूशन के आपको आंसर प्राप्त करा रहा हूँ, ठीक है। आपका यदि सही आता है बहुत बढ़िया बात है, नहीं आता आप मुझे मैसेज करके या कमेंट करके आप मेरे से उसका सॉल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। तो ये विवरण दिया है 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007। तो सभी वर्षों को मिलाकर राज्य बी की औसत जनसंख्या कितनी है? 3.5, 3.75, 3.85 या 3.6? 91 की बात करूं तो आपका कितनी है? 3.75। 2002 से 2003 में राज्य ए की जनसंख्या में कितने % वृद्धि हुई है? 5, 5 सही 2/3, 6 या 6 सही 2/3? कितनी है? 6 सही 2/3, अर्थात फोर्थ ऑप्शन एकदम सही है। 3 राज्यों की कुल जनसंख्या में क्रमशः 2004 से 2005 में कितना अंतर है? कितना अंतर है इसमें आपका? लगभग इतना। पहला ऑप्शन एकदम सही है। 2006 में 3 राज्यों की औसत जनसंख्या कितनी है? 5.25 लाख, 4.5 लाख या 5.5 लाख? तो 94 का आपका थर्ड ऑप्शन सही है, 5.5 लाख। क्रमशः 2004 और 2005 में 3 राज्यों की कुल जनसंख्या के बीच का अनुपात है कितना है आपका? इसका लगभग आपका इसका फोर्थ ऑप्शन सही है, 144 अनुपात 155, ठीक है। 144 अनुपात 155। ये आपके क्वेश्चंस कहाँ गए? मेरे ख्याल से आपके इसमें 95 ही क्वेश्चन है, 95 ही क्वेश्चन थे। कोई दिक्कत नहीं है, आपको बाद में प्रोवाइड करा देंगे 5 और, ठीक है। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक अवश्य कर देना। आप लोग लाइक नहीं करते। और जो व्यक्ति या छात्र छात्रा वो आप इसकी तैयारी कर रहा है वो उसको शेयर कर दे। ज़रूरी नहीं है ये आपका पेट के लिए ही आवश्यक हो, ये हर परीक्षा के लिए, ऑल वनडे एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो सभी व्यक्ति को शेयर करता मैं तो यही कहूँगा। यदि आप हमारे इस चैनल से नए जुड़े हो तो आप सब्सक्राइब अवश्य कर दें। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते। चैनल का नाम तो पता ही होगा, हमारे चैनल का नाम क्या है, मैं लिख देता हूँ, प्रयास, PRAYAS, प्रयास क्लासिक, CLASSIC, प्रयास क्लासिक 01। ये हमारा चैनल है, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो आप शेयर अवश्य करें और लाइक करें। बेल आइकन आप दबाना ना भूलें, सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।